हेलो दोस्तों, टेल्स ऑफ हॉरर में आपका स्वागत है। जो कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ वो आपके जानकारी के लिए अति आवश्यक है। शायद ऐसी घटना आपके साथ भी हो, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी कहानी सुनने की रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की काला जादू की एक सच्ची कहानी। मेरा परिवार, जो कि एक शिक्षित परिवार है, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास पे नहीं मानते थे। पर एक घटना हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पापा का तबीयत बिगड़ा दिया और मेरे भैया की जान ले ली। ये बात है सन 1992 से 1993 की। हम तब किराए में रहते थे। पापा ने सालों की जमाई हुई पैसों से एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा था एक घर बनाने के लिए। पापा का एक सपना था कि हमारा अपना एक घर हो। हमने जब उस ज़मीन पे मकान बनाने का काम शुरू किया तब वहाँ के रहने वाले एक आदमी जिनका नाम है मुंशी राम मेरी मम्मी से आके कहने लगा, आप लोगों ने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं ये ज़मीन अपने बेटे के लिए ख़रीदना चाहता था। मम्मी ने ये सुन के उनसे कहा, ऐसा क्या? हमें तो यह पता नहीं था। तो भैया, आप अगर यही ज़मीन लेना चाहते हैं तो हमें इसका दाम देके हमसे ख़रीद लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। फिर मुंशीराम ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब इस ज़मीन को मैं उचित दाम से खरीदने के लिए तैयार था तब आपके पति का इस ज़मीन को ज़्यादा भाव से खरीदकर इसमें घुसना उचित नहीं हुआ। ये बोलकर वो चले गए और तभी से हमारे बीच एक दुश्मनी सी शुरू हो गई। हम तब छोटे थे तो हमें इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कुछ महीनों के बाद जब हमारा घर तैयार हो गया था तब हम उसमें शिफ्ट हो गए। पापा का सपना साकार हुआ। खुद के घर में रहकर हमें बहुत खुशी हो रही थी, पर वो खुशी बस कुछ दिनों तक ही थी। गृह प्रवेश के लगभग 1 महीने बाद एक दिन मम्मी को घर के बाहर कुछ जंगली फूल और खून के बूंद दिखाई देती है। ऐसे हमें 3-4 दिन देखने को मिला। क्योंकि तब हम अंधविश्वास या जादू टोना में विश्वास नहीं रखते थे तो इस चीज़ को नज़रअंदाज करने लगे। सोचा शायद कोई हमारे साथ मजाक कर रहा हो या हमें ऐसे ही डराने की कोशिश कर रहा हो। 3 महीने बीत गए थे और हम नया साल 1993 पे कदम रख चुके थे। एक दिन रात के करीब 1 बजे मुझे हमारे घर के अंदर पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई दिया। 4-5 पत्थर एक साथ हमारे खिड़की से घर के अंदर फेंके गए थे। इतने पत्थर एक साथ गिरने के कारण मुझे ये अनुमान लगाने में देर नहीं लगी कि वो सब किस दिशा से आके गिरे। वो हमारे पड़ोसी दिनेश के घर से फेंका गया था। दिनेश मुंशीराम का ही खास दोस्त था। हमने अगले दिन सुबह दिनेश से इस बारे में पूछा तो उसने साफ साफ स्वीकार कर लिया कि ये काम उसने ही किया था। हमने जब उससे जानना चाहा कि ऐसे करने के पीछे क्या कारण था तब उसने कुछ नहीं बताया। तब हमने पुलिस को कॉल करके बुलाया और उसके विरुद्ध केस दर्ज किया। पुलिस उसे अरेस्ट करके थाना लेकर गए। पर जैसे हमारे देश में बहुत कुछ हम कानून के हाथों में ना थमाकर आपस में ही सुलझा देते हैं, तब भी वैसे ही हुआ। दिनेश का परिवार और दोस्त हमसे आके माफ़ी मांगने लगे और हमसे दरख्वास्त करने लगे कि वो केस हम वापस ले लें। पापा ने उनकी बात मान के केस वापस ले लिया और दिनेश बाहर आ गया। पापा ने फिर उन पत्थरों को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। सिर्फ पापा ने ही उन पत्थरों को छुआ था। उसी हफ्ते रविवार के दिन रात के 3 बजे अचानक से पापा को भयंकर पेट दर्द होने लगा। वो दर्द इतना ज़्यादा था कि हम उनको आधी रात को ही एक सरकारी अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उनको पेन किलर दिया और कुछ दवाई लेने के लिए बोले। तब उस अस्पताल में कोई एडवांस सुविधाएं ना होने के कारण डॉक्टर भी ठीक से जांच नहीं कर पाए और बस अंदाज़ा लगाकर बोले कि शायद ये दर्द पेट में अल्सर होने के कारण हुआ। हम पापा को घर लेकर आए। वो पेन किलर ले लेकर ही दर्द पे काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। अगले दिन वो दर्द ख़त्म हो गया। पर इतिहास यहाँ पे फिर से दोहराया। अगले हफ्ते रविवार के ही दिन रात के 12:30 बजे फिर से उनके पेट में भयंकर दर्द होने लगा। तब पापा ने हमसे कहा कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाने के लिए, क्योंकि वो दर्द उनसे सहन नहीं हो रहा था।
हम उन्हें फरीदाबाद के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में लेकर गए। उन्होंने पापा को वहाँ 2 दिन रखा और बहुत सारे टेस्ट करवाए, जैसे सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये सब। वहाँ से रिपोर्ट में आया कि उनका गल ब्लैडर काम नहीं कर रहा था, पर किस कारण से ऐसे हुआ डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत ही ऑपरेशन करके गल ब्लैडर को निकालने की बात की, पर मेरे पापा, जिनको ऐसे पेट की बीमारी से कभी नहीं जूझना पड़ा, यहाँ तक कि इंडाइजेशन लेकर भी नहीं, वो ये रिपोर्ट देखकर दूसरे किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को दिखाने की बात करने लगे। पापा को उस हॉस्पिटल की रिपोर्ट पे शक था। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और वो फिर कभी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर नहीं दिखाए। पर उनका भूख धीरे धीरे मरने लगा। वो कुछ खा नहीं पा रहे थे, जिसके कारण उनकी तबीयत भी बिगड़ रही थी। अगर थोड़ा कुछ खा भी लेते तो वो सब उल्टी कर देते। एक दिन मेरी मम्मी की एक सहेली घर में आई और उन्होंने पापा का हालत देख मम्मी को बोला कि ये कोई जादू टोना की वजह से भी हो सकता है। वो मेरी मम्मी को किसी साधु के पास लेके जाने की बात की और मम्मी भी उनके साथ वहाँ गई। उस साधु ने अपने दिव्य दृष्टि से पापा का हालत देखकर बोला, किसी ने आपके पति के ऊपर काला जादू किया है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ को हाथ लगाया है जिससे एक बुरी आत्मा आपके पति के अंदर समा गया। अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो 40 दिन के अंदर आपके पति की जान जा सकती है। मेरी माँ ये सुन के डर गई और उनसे इसका उपाय मांगने लगी। साधु बाबा ने मम्मी को सुगंधित धूप दिया और बोला कि एक धूप हर रात को घर के दरवाजे के बाहर जलाना है। मम्मी ने उनकी बात मानकर रोज़ धूप जलाने लगी, पर पापा की तबीयत में कोई ख़ास सुधार नहीं आया, सिवाय दर्द कम होने के। शायद वो पेन किलर का ही असर था। फिर एक दिन हमारे जान पहचान का एक आदमी हमारे घर आए। उन्होंने आके पापा का ये हाल देखकर मम्मी से कहा कि उनका एक चचेरा भाई है जो तांत्रिक है और अपने तंत्र मंत्र की विद्या से ये सब ठीक कर सकते हैं। अगले ही दिन वो अपने भाई अशोक को लेकर हमारे घर आए। अशोक ने पापा को दूर से देखकर मम्मी को कहने लगा, ये तो एक भयानक काला जादू किया गया है जिसका नाम है कालिया मसान। ये एक ऐसी तंत्र विद्या है जो एक इंसान को 40 दिन के अंदर निश्चित मृत्यु के घाट उतार देती है। हमें इससे जल्दी से जल्दी ठीक कराना होगा। अशोक ने फिर कुछ सामान का लिस्ट भैया के हाथों सौंप दिया और वो सब खरीद के लाने के लिए बोला। मैं और मेरे भैया वो सब सामान लाने बाजार चले गए। उस लिस्ट में 3 बोतल दारू और एक जिंदा मुर्गा भी था जो हम लेकर आए। तभी पापा को ये सब चीज़ों के बारे में पता चला और वो मम्मी को डांटने लगे कि आजकल के ज़माने में पढ़ी लिखी होकर भी ये सब अंधविश्वास मान रही है। पर मम्मी ने उनकी एक ना सुनी। अशोक ने फिर एक खाली कमरे की मांग की जहाँ वो अपना तंत्र मंत्र का काम करेगा। उन्होंने बोला कि इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, पर वहाँ किसी तरह की छोटी से छोटी आवाज़ भी नहीं होनी चाहिए और कोई डरना भी नहीं चाहिए। हम राज़ी हुए और उसमें शामिल हो गए। हमने देखा कि वो 40 मिनट तक पापा के ऊपर कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने पापा के सर के ऊपर वो जिंदा मुर्गा रखा और उसका गला दबोच के उसे मार दिया। पापा तब बेहोश हो गए थे। अशोक ने कहा कि इससे जो बुरी शक्ति उनके अंदर समाई हुई थी वो निकल गई और उनके शरीर काफ़ी कमज़ोर पड़ जाने के कारण उन्हें रोज़ 1 गिलास दूध पिलाने के लिए भी बोला। 1 हफ्ते बाद पापा की तबीयत में सुधार दिखने लगी और वो धीरे धीरे खाना पीना शुरू कर दिए थे। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या इसके आगे विज्ञान भी फेल हो जाते हैं। डॉक्टर ने तो कहा था कि तुरंत ही ऑपरेशन ना होने पे गल ब्लैडर अंदर ही फट जाएगी, तो क्या डॉक्टर गलत थे? क्या ये चीज़ विज्ञान के समझ से ऊपर है? खैर, हमने किसी तरह पापा को तो बचा लिया था, पर अपने भैया को नहीं बचा पाए। पापा के ठीक होने के करीब 4 महीने बाद भैया अचानक से बीमार पड़ने लगा, पर उसकी हालत तब भी पापा के जैसे बुरा नहीं हुआ था। पर अपने मौत से बस 2 दिन पहले ही वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तब उसने हमें बताया कि करीब 1 महीने पहले उसने अपनी मृत्यु का सपना देखा और रोज़ ही ऐसे अजीब अजीब सपने दिखते थे। हमेशा उसके आसपास किसी न किसी के रहने का अनुभव भी होता था।
शायद भैया को भी तब अपना अंत नज़दीक दिख रहा था। मम्मी ने जब ये सुना तो उनको शक होने लगा कि ये कोई काला जादू ही होगा। मम्मी ने फिर अशोक को घर बुलाया। अशोक ने भैया का हाल देखकर हमें बताया कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मसान ने उस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। उसने बताया कि हमारे गांव के किसी ने छल से भैया को खाने के साथ कुछ मिला के उस पर भी कालिया मसान कर दिया। अशोक ने फिर भी पूरी कोशिश करके तंत्र मंत्र से उस मसान को ख़त्म करना चाहा, पर वो कोई काम का नहीं था। भैया को वो सपना दिखाई देने के ठीक 39 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि हम सब ने ही उसकी मृत्यु का सपना देखा था, पर हमने इसके बारे में आपस में कभी बात ही नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि कालिया मसान का एक लक्षण सपने में मृत्यु देखना भी होता है। भैया को किसने क्या खिलाया वो हम कभी जान नहीं पाए, पर हमें पता था कि ये सब करने के पीछे किसका हाथ था। हम दोषी को कानून के सामने कभी साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काला जादू वगैरह कानून नहीं मानती। गांव के लोग अब भी उस शैतान के करतूतों के लिए उससे डरते हैं। उस हादसे के बाद हम वो घर खाली करके कहीं और चले गए और बाद में उस घर को बेच दिया। मैं आज भी भैया की मौत के बारे में सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता है कि कोई काला जादू करके किसी की जान भी ले सकता है। पर हाँ, कहा जाता है कि काला जादू दो धारी तलवार होती है, एक हाथ से देती है तो एक हाथ से लेती भी है। 2002 में मुंशी के बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मुंशीराम अभी भी जिंदा है, पर वो तड़प तड़प के जी रहा है। पैरालिसिस का शिकार होने के कारण अब वो चल फिर नहीं पाता। और हाँ, दिनेश जिसने हमारे घर पत्थर फेंका था, उसने 2003 में सुसाइड किया, जिसके पीछे का वजह कोई नहीं जान सका।